हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट के पेपर को और उस पेपर में हम सॉल्व करेंगे मैथ सेक्शन को। जुलाई 2019 का जो आपका पेपर हुआ है उसमें हम जो आपके मैथ्स का सेक्शन है उसको आज सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, सीटेट हमेशा अपने प्रश्नों को उसी पैटर्न पर पूछता है। उसकी डिजिट्स अलग कर देता है लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वही होता है। तो मैं ये मानता हूँ अगर आप 2011 से लेकर के 2019 तक के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर ले जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या सीडीपी हो, तो आप जो है एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। बहुत आसान मैथ्स होती है। कोई भी अगर जोड़ना, घटाना, लासा, मासा और घन घनाप के क्षेत्रफल का सूत्र वगैरह, परिमाप क्या होता है, ये सब जानता है तो वो आसानी से मैथ कर ले जाएगा। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना सीटेट जुलाई 2019 का मैथ्स का सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आधे छात्र का मतलब क्या हुआ? 1/2। जैसे सवाल पूरा पढ़ते हैं। आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। मतलब बाकी जो है वो तैराकी करते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन इसने अभी आपको एक थ्योरी के फॉर्म में दे दिया। कभी कभी आपको ये पाई चार्ट के रूप में भी दे देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, कभी कभी प्रश्न आपका इस तरीके से मिल जाता है पाई चार्ट के रूप में। ये आपका पाई चार्ट कहलाता है। कह रहा है कि आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं यानी ये वाला जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया, आधा का मतलब होता है 1/2। आधे का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। इतनी बात समझ गए। एक को हम मानते हैं पूरा, एक को हम फुल मानते हैं, पूरा मानते हैं, एक को हम पूरा मानते हैं। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। एक को हम मानते हैं पूरा, फुल। आधे छात्र मतलब आधे छात्र इसके खेल रहे हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन सवाल आपका इस फॉर्म में भी दे देता है, मैं आपको ये बना के दिखा दे रहा हूं। आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तो 1/4 छात्र जो हैं आपके वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, 1/4 छात्र आपके वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल। ठीक, इसके अलावा देखो 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं। 1/8 छात्र जो है इसके, 1/8 एरिया ये हो जाएगा। ये क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो 1/8 ले लो, टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। इसका भी आधा कर दो तो 1/16 आ जाएगा। ये जो खेलते हैं 1/16 छात्र क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। मतलब ये जो बचा है ये वाला भाग, ये जो है तैराकी, तैराकी के लिए जाते हैं। समझ गए? वैसे ये जो भाग आपका बचा है ये भी 1/16 भाग बचा है। तो ये कह रहे हैं कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब मुझे ये बताओ कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। 1/16 छात्र ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं। हमें मतलब 1/16 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। दिया क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दिया गया है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। वॉलीबॉल यहाँ पे कितने लोग खेल रहे हैं बताओ? वॉलीबॉल यहाँ पे खेल रहे हैं 1/4। तो 1/4 खेल रहे हैं वॉलीबॉल और सवाल में 1/4 का मान जो दे रखा है वो 160 दे रखा है। 1/4 का मान जो दे रखा है 160 दे रखा है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 160 छात्र ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 1/4 का मान जो है 1/60 हो जाएगा। अब देखो मुझे ये बताओ कि 1/4 का मतलब क्या है कि एक पूरा भाग होगा, उसके आपने 4 भाग कर दिए। एक पूरा भाग है, उसने आपने उसके 4 भाग कर दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पूरा भाग कितना होगा।
पूरा भाग कितना होगा, 160 की हम 4 से गुणा कर देंगे, मतलब हमें एक भाग निकालना है। तो एक भाग निकालने के लिए ये वाला भाग निकालना है ना, हमें एक ऊपर वाला भाग, एक भाग निकालना है। तो ये 4 नीचे इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, 160 गुणा 4, 16 चौक 64, कितना आ गया, 640 आ गया। मतलब पूरे कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 640 हैं। निकालने के कितने हैं हमें, जो शतरंज खेलते हैं। शतरंज कितने खेल रहे हैं, 1/16 लोग जो है शतरंज खेल रहे हैं। तो 1/16 का मान हमें निकालना है। एक की वैल्यू दे रखी है 640, निकालनी है 1/16 की। कुछ नहीं करना है, 640 की 1/16 से गुणा कर दो, काट दो, 16 चौक 64, कितना आ जाएगा आंसर, 40 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यह है कि 40 छात्र ऐसे हैं जो आपके क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। समझ गए इस चीज को, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आराम से समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और सवाल इसमें थ्योरी के रूप में दिया है, तो पाई चार्ट में आपको इस तरीके से भी दे सकता है। और आगे जो आपके पेपर्स आए हैं उनमें कुछ में सवाल जो है पाई चार्ट के रूप में आया है। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो 18 सही 3/4 में चतुर्थांश की बात कर रहा है। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब हुआ है कि 1/4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अगर चतुर्थांश पूछता है तो हम क्या करेंगे, 1/4 से इसको भाग कर देंगे। अब जब आप इसको 1/4 से भाग करोगे तो यहाँ पे पहले इसको आप बदल लो साधारण भिन्न में। 18 चौक 72 और 3 कितने हो जाएंगे, 75/4। कितने हो गए, 75/4 हो गए। चतुर्थांश की बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब चतुर्थांश निकालते हैं तो 75/4 हमारा है, इसको हम 1/4 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे, 1/4 से भाग। तो अब जब नीचे वाला जो भाग होता है ऊपर जब गुणा में आता है तो ये पलट जाता है, 4/1 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका इसमें है सी, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका इसका ये है, मैं आपसे सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि सीधे सीधे आप इसमें 4 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, सीधे सीधे 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 75। 4 से गुणा हमने सीधे सीधे क्योंकि मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि 75/4 को जब 1/4 से भाग दोगे तो फाइनली हमारे पास आता क्या है, देखो फाइनली हमारे पास ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 4/1 आ गया। तो हमने क्या की, सीधे यहाँ पे देखो 4 से गुणा कर रहे हैं। तो हम ये इतना बड़ा क्यों करेंगे अपने एग्जाम में, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे अंश पूछ लिया, देखो चतुर्थांश अंश आ रहा है, तो अंश में हम चतुर्थांश पूछे या आपसे ये पूछ ले, आधा पूछ ले, कितने आधे हैं, 75 सही 75/4 में कितने आधे हैं, ठीक है, या 75/4 में कितने 1/4 हैं, या कितने 1/10 हैं, या कितने 1/8 हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अगर मान लीजिए कि मान लीजिए एक सवाल मैं ये ले रहा हूं कि आपका 4/3 में, सॉरी यहाँ पे 4/3 नहीं, यहां पे मैं ले रहा हूं 7/2 में कितने आधे हैं, 7/2 में कितने आधे हैं, अगर आपसे ये पूछ ले। तो आधे का मतलब क्या होता है, आधे का मतलब आपको पता है कि सर 1/2 होता है, आधे का मतलब 1/2 होता है। तो आधे की जब बात कर रहा है तो सीधे सीधे इसमें जब आधे की बात कर रहा है 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आपका आंसर आ जाएगा। अगर चतुर्थांश पूछे तो सीधे 4 से गुणा कर दो, 1/8 पूछे सीधे 8 से गुणा कर दो। जैसे एक सवाल मैं यहाँ पे और करके दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे आपसे पूछ ले कि 3 सही 1/8 में कितने 1/8 है, ये आपसे सवाल पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो आप इसको बदल लोगे साधारण भिन्न में, 8 या 24 और 1 25, 25/8 हो जाएगा। इसको दोगे आप पलट, पलट का मतलब क्या है, मैंने बताया सीधे सीधे आप 8 से गुणा कर दोगे, इसमें 8 से 8 काट दोगे तो आ जाएगा 25।
ठीक है, तो यही आपका आंसर। इस तरीके से आप सवालों को करोगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है अंकों 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ये रिक्त स्थान यहां पर दिए हुए हैं इस तरीके से। तो ये पूछ रहा है कि इनका योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। तो एक चीज मुझे बताओ आप कि अधिकतम संख्या निकालोगे वो भी जोड़ करके, तो अगर आप किन्हीं दो अधिकतम संख्याओं को जोड़ोगे तभी आपके पास अधिकतम संख्या आएगी। तो सबसे पहले आप ये देखो यहां पर ऊपर कितने आपके पास ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं, 3 स्पेस दिए हुए हैं, 1 2 3, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर 3, हमें केवल 3 अंकों का यूज करके, 3 अंकों का यूज करके हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है फिलहाल सबसे ऊपर। तो आप इनमें से देखो 3 अंक छांटो और उससे बड़ी से बड़ी संख्या बना दो। तो 3 अंक ऐसे छांटोगे जो सबसे बड़े हो। तो सबसे बड़े कौन से 3 अंक हैं? 6 7 8। 6 7 8 जो अंक हैं वो सबसे बड़े हैं। अब इन 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने क्या बताया है कि सबसे आगे कितना लिखोगे? 8 लिखोगे। ठीक है, 7 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। बताओ 6 7 8 को यूज करके इससे ही बड़ी कोई संख्या बन सकती है? नहीं बन सकती। बाकी बचे हमारे पास 2 3 4। इन तीनों का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और नीचे लिखो। तो बनेगी सर 4 3 2। 4 3 2 बनेगी। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई मुझे बताओ। इन तीनों का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या ये बन गई और बाकी जो 3 बचे बड़ी से बड़ी संख्या हमने ये बना दी। बताओ 4 3 2 को यूज करके इससे बड़ी संख्या नहीं बना सकते अब हम। तो ये दोनों बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, इनको आप जोड़ दो डायरेक्टली। 6 और 2 8, 7 3 10 का 0, हासिल 1, 8 1 9 4 13, 1308 आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 1308। बताओ कहीं कंफ्यूजन है? आसान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत आसान सवाल होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि सीटेट आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि आप गुणा भाग तो जानते ही हो, इसके अलावा आप टीचर बनने जब जा रहे हो तो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप सवाल को समझ सकें, अच्छे ढंग से समझ सकें। ठीक है, बस कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सवाल पूछ देता है, सवालों को बड़ा कर देता है सीटेट, और कुछ नहीं है। इसके अलावा देखो सवाल नंबर 36 है मेरे पेपर में, आपके पेपर में और दूसरा हो सकता है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। पत्र और पार्सल दो चीजें हैं, डाक में गई है भेजने के लिए, और वहां पर दरें जो हैं इस प्रकार से दी गई हैं। दरें कुछ जो हैं वो इस प्रकार से दी गई हैं। तो यहां पर देखो पत्र का भार, पत्र का भार, क्योंकि आपने देखा होगा जो आप डाकघर में जब जाते हो तो आपका, जब आप पार्सल करते हो और डाक भेजते हो तो आपका जो पैसा लगता है उसको भेजने में, वो उस पार्सल के भार के अनुसार लगता है। आपका जितना भारी पार्सल होगा आपकी जो पैसा लगेगा उसको भेजने में उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भार पे डिपेंड करता है। पत्र को भेजोगे तो उसका भार अलग होगा, वेट अलग होता है, मतलब उसके वेट के पैसे अलग होते हैं। अगर पार्सल आप कर रहे हो तो उसके पैसे अलग होते हैं। तो पत्र का भार अगर आपका 20 ग्राम या उससे कम है तो कितने लग रहे हैं बताओ? 20 ग्राम या उससे कम, 20 ग्राम या उससे कम पर कितने पैसे लग रहे हैं मुझे बताओ? 5 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, यही दूसरा क्या है? प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए, अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 2 रुपए ज्यादा लगेंगे। मतलब अगर आपका पार्सल 20 ग्राम या उससे कम है तो आपके 5 रुपए लगेंगे, और अगर 20 ग्राम से ऊपर जाता है तो प्रत्येक 20 ग्राम के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए आपके
₹2 अलग से चार्ज किए जाएंगे। सवाल तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं ज़्यादा सवाल नहीं लिखूंगा यहाँ पे। पार्सल का भार भी आपको दे रखा है कि 50 ग्राम या उससे कम के लिए आपके ₹5 और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹3 सवाल में आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम के और 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम के भेजना चाहती है। तो इसके 2 पार्सल हैं। 2 पार्सल कौन कौन से हैं? देखो पहले पार्सल देख लेते हैं। पार्सल का वेट कितना है? पहला जो पार्सल है उसका वेट है 250 ग्राम, दूसरा पार्सल है उसका है 300 ग्राम। तो मुझे पहले ये बता दो, पहले पार्सल के पैसे निकाल लेते हैं कि पार्सल के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने क्या बताया, सवाल में क्या दे रखा है, 50 ग्राम या उससे कम पर ₹5 लगते हैं। अब देखो 50 ग्राम इसमें से निकाल लो, 50 ग्राम इसमें से निकाल लो। 50 ग्राम जो निकलेगा पहला, 50 ग्राम तक तो इसके लगे थे ₹5। कितने लगे थे? ₹5 लगे थे। सवाल में दे रखा है, मैंने नहीं बनाया है। 50 ग्राम या उससे कम तक लगेंगे कितने रुपए? ₹5। अब 50 ग्राम से ये ऊपर है, कितना ऊपर है? 50 ग्राम से 200 ग्राम ऊपर है। अब जो शुरुआत के 50 ग्राम तक तो भाई ₹5 लग गए। अब बाकी जो 200 ग्राम एक्स्ट्रा बचा है उसके लिए किस हिसाब से पैसे लगेंगे? देखो दे रखा है प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए ₹3 प्रत्येक अतिरिक्त। और यहाँ पे कितने अतिरिक्त? देखो 250 ग्राम में से अगर आप 50 ग्राम निकाल दो, ये तो ₹5 का हो गया। बाकी जो आपके 50 ग्राम 200 ग्राम बचे, इन 200 ग्राम में कितने 50 ग्राम बनेंगे आपके? 50 ग्राम 4 बनेंगे। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बहुत एकदम बच्चे की तरह। 4 50 ग्राम यहां पर बनेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रत्येक 50 ग्राम एक्स्ट्रा 50 ग्राम के लिए यहाँ पे ₹3, इसके लिए भी ₹3, इसके लिए भी ₹3, इसके लिए भी ₹3। प्रत्येक 50 ग्राम एक्स्ट्रा 50 ग्राम के लिए ₹3। तो 3 3 6 3 9 3 12, मतलब ₹5 तो ये लग गए, प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम। पूरा मैं सवाल को खोल दे रहा हूं। इसके लिए ₹3, इसके लिए ₹3, इसके लिए ₹3, इसके लिए ₹3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कुल यहाँ पे कितने पैसे लग गए? 5 3 8 3 11, 3 आपके हो गए 14, 3 17। तो कुल मिलाकर के आपके ₹17 यहाँ पर लग गए। कितने रुपए लग गए? ₹17। अब एक है 300 ग्राम का। ठीक है, 2 पार्सल थे, एक पार्सल था 250 ग्राम का। 250 ग्राम वाले को लगे हैं ₹17 भेजने में। अब 300 ग्राम का देखो, 300 ग्राम का भी ऐसा ही होगा। 50 ग्राम जो होगा स्टार्टिंग का, उसका लगेगा ₹5। बाकी देखो 300 ग्राम, बाकी कितना बचा? 250 ग्राम बचा। तो 250 ग्राम में जो होगा 50 ग्राम के 5 बनेंगे। तो सबके लिए ₹3, सबके लिए ₹3 लगेंगे। तो 5 ये, 3 पंजे 15 ये, मतलब आपके टोटल लग गए ₹20। तो पार्सल भेजने में कुल खर्चा कितना आ गया? कुल खर्चा अगर पार्सल का निकालोगे तो कितना आ गया बताओ? 17 ये और 20 ये, तो कुल मिलाकर के पार्सल भेजने में ₹37 का खर्चा आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मैं आपको आराम से समझा रहा हूं इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज मुझे इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अभी देखो, अभी एक चीज और दे रखी है इसमें। 2 पत्र इसे और भेजने हैं। 2 पत्र, एक 20 ग्राम का, एक 35 ग्राम का, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ₹37 ध्यान रखना। ये खर्चा किसका आया? कुल खर्चा आया ये पार्सल का। पार्सल का जो कुल खर्चा आया वो ₹37 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूं अभी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पार्सल का जो कुल खर्चा आया है वो हमारा कितना आया था? ₹37 आ गया था। अब हमें पत्र भेजने हैं। तो पत्र हमारा पहला कितने का है? 20 ग्राम का। दूसरा कितने का है? 35 ग्राम का। पत्र में ये कह रहा है कि पहले 20 ग्राम या उससे कम के लिए ₹5 लगते हैं। तो भाई इसके तो सिर्फ और सिर्फ ₹5 लगेंगे। बाकी इस पे आ जाओ, इसमें से 20 ग्राम पहले निकाल दो। 20 ग्राम के अलावा कितना बचा? यहाँ पे बचा आपका 15 ग्राम। तो 20 ग्राम के लगे कितने? ₹5। और बाकी जो इससे एक्स्ट्रा होगा, 20 ग्राम से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसके कितने लगेंगे?
दे रखा है देखो, 20 ग्राम से अतिरिक्त के लिए 2 रुपए लगेंगे, 2 रुपए। ठीक है, प्रत्येक, ये कह रहा है प्रत्येक 20 ग्राम अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपए। तो यहाँ पे कुल कितने हो गए आपके, 5 और 2 7 रुपए। तो यहाँ पर कुल पत्र भेजने में खर्चा कितना आया, देखो 7 रुपए तो ये आ गया, 5 रुपए ये आया, तो कुल पत्र भेजने में जो खर्चा आया ये आपका आया 12 रुपए। तो कुल मिलाकर के कितने रुपए खर्च होंगे, 49 रुपए यहाँ पर आपके खर्च होंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यह है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी गई और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी गई, जो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है। तो यहाँ पे दो संख्या बनाई जा रही हैं, दो संख्या यहाँ पे बनाई जा रही हैं। तो पहली संख्या हम देख लेते हैं। पहली संख्या बनाने के लिए क्या क्या रखा है कि 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ी गई। पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, या हम कोई अंक भी मान सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने 50 में 10 जोड़ा, 10 एक पूर्ण संख्या है, आपने 50 में 10 जोड़ दिया। ठीक है, यही तो कह रहा है सवाल में कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो आपने क्या किया, 50 में 10 जोड़ दिया। आप कुछ भी जोड़ सकते हो अपने मन से, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो मैंने 10 जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ कितना आ गया, 60 आ गया। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। फिर ये कह रहा है कि बाद में दूसरी संख्या बनाने के लिए वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो 50 में से वही संख्या घटा दो। जब 10 यहां पे जोड़े थे, 10 हमने यहां घटा दिए, कितने आ गया बताओ, 40 आ गया। अब दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 60 प्लस 40, बता दो कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 होगा। यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं था सवाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको सवाल दिख रहा होगा, तो सवाल आप पढ़ लेना। स्टेशन दिया हुआ है, आगमन मतलब किस समय से वो आई है यहाँ पे, और प्रस्थान मतलब किस समय उस स्टेशन से चलेगी। आगमन मतलब आने का समय, प्रस्थान मतलब चलने का समय उस स्टेशन से। स्टेशन दिए हुए हैं आपको, नई दिल्ली, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा और चेन्नई। आने का समय और जाने का समय दे रखा है। कथन आपको दे रखे हैं 4, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट है, पहला कथन ये आपको दे रखा है। सबसे आसान तरीका मैं इन सवालों को करने का अगर बताऊं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपने कहीं भी देखा नहीं होगा ऐसा तरीका। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो रेलवे में समय जो चलता है ना, वो 24 घंटे वाली समय प्रणाली में चलता है। 24 घंटे वाली समय प्रणाली का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि 12 के बाद वहां पर 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, 16 बजते हैं, कभी भी एक नहीं बजता दोपहर का। दोपहर के 12 बजे के बाद आपका क्या बचेगा, 13 14 15 16 17 18, ऐसे ही रात तक 23 तक चलेगा। और रात में 23 के बाद रात के 12 बजे बजेगा 0। कितना बजेगा, 0। फिर आपका 1, मतलब यह है कि रात के 12 बजे के बाद 0 बजता है, 0 के बाद 1 बजेगा। मतलब रात में आपको ये भी पता होगा कि रात में 12 बजे के बाद दिन स्टार्ट हो जाता है, अगला दिन लग जाता है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये जो रेलवे वाली समय प्रणाली है, उसमें 24 घंटे का समय हम लेते हैं, 24 घंटे समय प्रणाली हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बड़ी सी घड़ी बना लेंगे। एक बड़ी सी घड़ी हमने बना ली जिसमें 24 घंटे तक का समय आ जाए। अगर आप घड़ी ना बना पाओ तो घड़ी में कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो आप सबसे सीधे आप क्या करोगे, आप सीधा यहां पर वर्ग बना लोगे, वर्ग बना लो।
और हर एक साइड पे 6 घंटे का समय ले लो। यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक चलता है ना। 23 के बाद फिर 0 बचता है। ठीक है, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ो, तुरंत आप आंसर दो। कह रहा है कि भोपाल से चेन्नई तक की यात्रा का समय, भोपाल से चेन्नई। अब ये देखो, भोपाल में ट्रेन का चलने का समय क्या है और चेन्नई में आने का समय क्या है। तो भोपाल में चेन्नई का प्रस्थान में जाओ, प्रस्थान में आप देखो वो प्रस्थान कर रही है 005 पे, प्रस्थान कर रही है 0005 पे, ये प्रस्थान कर रही है। प्रस्थान का समय दे रखा है, प्रस्थान का समय दे रखा है 005 पे। चेन्नई पहुंचने का समय कितना है? 20:45 चेन्नई पहुंचने का समय। तो ये तो आप यहां पे आ जाएगा आगमन। आगमन कितने बजे हो रहा है चेन्नई में इसका? 20:45 पे आगमन हो रहा है, 20:45 पे इसका आगमन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, अब हमें समय निकालना है, कितना समय है इन दोनों के बीच का। तो आप एक चीज ध्यान रखोगे, आप अभी मिनट भूल जाओ, मिनट आप भूल जाओ कि यहाँ पे 00 बज रहा है पूरा पूरा और यहाँ पे आपका 20 बज रहा है। ठीक है, ये मिनट अभी आप भूल जाओ कुछ समय के लिए। तो 0 से 20 पे जाना है, जाओ 0 से लेंगे हम, यहाँ पे आएगा 1 घंटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने घंटे हुए बताओ? 20 घंटे हुए, 20 घंटे हुए ना। 0 से 20 पे आना आसान होगा, अगर आप गिनते भी नहीं तो भी आपको पता है कि 0 से 20 तक 20 घंटे होंगे, तो 20 घंटे लिख लो। अब हम बात करेंगे मिनट जो हमने छोड़ दिए थे। मिनट के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाले मिनट में से, मतलब आगमन वाले समय के जो मिनट हैं उसमें से प्रस्थान वाले मिनट घटा देंगे। 45 में से आप घटा दो 5, कितना आएगा? 40, कितना आएगा? 40। तो 20 घंटे 40 मिनट। तो यहां पर आपका जो कुल समय यहां पर आ गया, कुल समय जो आया वो आपका 20 घंटे, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 40 मिनट। पहला ऑप्शन क्या दे रखा था? 21 घंटे 40 मिनट। पहला ऑप्शन दे रखा है 21 घंटे 40 मिनट। तो 21 घंटे 40 मिनट, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। ठीक है, अगले ऑप्शन तरफ बढ़ जाते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो कि भोपाल से विजयवाड़ा, भोपाल से विजयवाड़ा, तो भोपाल से कितने समय चल रही है? 005 पर चल रही है। विजयवाड़ा कितने बजे पहुंच रही है? 14:15 पहुंच रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि भोपाल से विजयवाड़ा का समय निकालोगे तो आप मिनट पहले भूल जाओ, तो 0 से जब 14 पे जाओगे तो आपको 14 घंटे मिलेंगे। मैंने बताया बाद वाले मिनट में से पहले वाले मिनट घटा दोगे, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 मिनट, तो 14 घंटे 10 मिनट समय है। कहां से? भोपाल से विजयवाड़ा का। लेकिन इसमें दे रखा 15 घंटे 10 मिनट, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। नागपुर से चेन्नई, तो नागपुर से किस समय चल रही है? 5:35 पे चल रही है। चेन्नई किस समय पहुंच रही है? 20:45 पे पहुंच रही है। वही मैंने क्या बताया कि भाई मिनट अभी छोड़ दोगे, 5 से जाओगे 20 पे, तो 5 से 20 पे चलो, तो 5 पे आप 1 नहीं गिनोगे, 1 गिनोगे आप 6 पे। ठीक है, तो 5 से 6 जाओगे तभी तो 1 घंटा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक जाना था। 20 तक कितना आ गया? 15, तो 15 घंटे। मिनट के लिए हम बाद वाले मिनट में से पहले वाले मिनट घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 45 में से आप क्या करोगे? 35 घटा दोगे, घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो 15 घंटे 10 मिनट। कितना आ गया आंसर? 15 घंटे
10 मिनट। देखो सी ऑप्शन में इधर रखा है 15 घंटे 10 मिनट, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला जो ऑप्शन था वो 11 घंटे 30 मिनट का है, दिल्ली से नागपुर। दिल्ली से नागपुर आप खुद निकाल करके नीचे कमेंट करके मुझे बताना, दिल्ली से नागपुर तक का समय। फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी खुद से निकालने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा रिक्त स्थान। कुछ चीजें दे रखी हैं यहां पर। संख्या एक है जो यहाँ पे एक ऐसी संख्या आएगी जो 7 का गुणज होगी, एक अभाज्य संख्या भी होगी और जो 10 से कम होगी, 10 से कम होगी, और एक सम संख्या है और ई दे रखा है 56 का गुणनखंड है। तो इनमें से जो यहाँ पे संख्या आएगी, इन पांचों जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वही पूछा है। तो हम पहले संख्या ही निकाल लेते हैं। संख्या हमारी क्या है, यहां पे हमने x मान लो, तो x की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 72 गुणा 28 ऊपर रहेंगे और 36 गुणा 4 नीचे आ जाएंगे। 4 सत्ते होते हैं 28, 36 से कम 36, 36 दूनी होते हैं 72, तो आ गया आपका 7 दूनी 14। तो यहाँ पे संख्या जो आएगी 14 आएगी। अब आप अपने ऑप्शन को स्किप करेंगे। आप मुझे बताओ कि 14 क्या 7 का गुणज है? 14 7 का गुणज है? हाँ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, एक अभाज्य संख्या है, 14 एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 10 से कम है, हाँ 14 10 से कम है नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। एक सम संख्या है, हाँ एक सम संख्या है, तो ये हमारा सही होगा। 56 का गुणनखंड है, 14 56 का गुणनखंड होता है, तो ई भी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो हमारा यहाँ पे ए डी और ई सही है, और ए डी ई आपके किस ऑप्शन में आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो दे रखा है वो सवाल ये है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता और पड़ेगी। तो पूछ रहा है कि बीकर की धारिता क्या है। तो बीकर के 3/7 भाग में पानी है। ये मान लो यहां पर एक हमने बीकर बना दिया, इसके 3/7 भाग में पानी है। 3/7 भाग में ये वाला हमने मान लिया कि यहां पर इसमें पानी है। यह है 3/7 भाग। हमेशा ध्यान रखना, भाग में जो एक होता है ना, वो पूरा भाग माना जाता है। तो 3/7 भाग जो है हमारा पानी से भरा हुआ है, तो खाली कितना भाग होगा? पूरा भाग जो है वो एक मानते हैं, पूरा भाग हमेशा हम एक मानते हैं, ध्यान रखना। पूरा भाग हम एक मानते हैं, भिन्न में एक भाग माना जाता है पूरा। 3/7 भाग इसका भरा हुआ है, तो खाली हम निकालेंगे, खाली भाग कितना होगा? तो पूरे भाग में से पूरा भाग कितना है? एक में से भरा हुआ भाग निकाल दो, तो एक में से 3/7 घटा दो, तो यहां पे आ जाएगा 4/7। आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना। तो 4/7 भाग खाली है, और इस खाली भाग को भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये हुआ कि जो खाली भाग 4/7 है, इसको पूरा भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 16 लीटर पानी की आवश्यकता। तो पूरा भाग भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, यही सवाल में पूछ रहा है कि बीकर की धारिता क्या होगी। धारिता का मतलब यही होता है कि उसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब पूरे भाग में कितना पानी आएगा, उस धारिता का मतलब यही होगा। धारिता हो गई, चाहे आपका आयतन हो गया, बात आपकी एक ही होती है। ठीक है, तो धारिता का मतलब यह है कि पूरे इस भाग में कितना पानी आएगा। 4/7 भाग में कितना पानी आता है? 16 लीटर पानी आता है। तो आपको निकालना है कि एक भाग में कितना आएगा। जो एक भाग में जब आप निकाल लोगे तो वही आपकी पूरे बर्तन की धारिता आ जाएगी।
तो आप यहां पर क्या, पहले देखो 4 का मान निकाल लो, 4 का मान निकालोगे तो 7 को ले जाओगे इधर, 16 गुणा 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 सत्ते 112। 1 का मान निकालोगे तो 4 रुपए की मान लो, 4 रुपए की अगर 12 टॉफियां आती हैं, 4 रुपए की 12 टॉफियां आती हैं तो 1 रुपए कितनी आएंगी? तो आप कहोगे सर 3 आएंगी। कैसे निकाला सर आपने कैसे निकाला? अगर 4 रुपए की 12 टॉफियां आ रही हैं तो 1 रुपए में कितनी आएंगी? हमने क्या किया, 12 को 4 से भाग दे दिया, 4 तियां 12, तो 1 रुपए में 3 आएंगी। ऐसे ही 4 में अगर 112 लीटर पानी आता है तो 1 में कितना आएगा? 112 को हम 4 से भाग दे देंगे, भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32। तो इसके पूरी भाग में कितना पानी आएगा? 28 लीटर पानी आएगा। पूरे भाग में कितना पानी आएगा? 28 लीटर पानी आएगा। और यही पूछ रहा था कि पूरे भाग की धारिता क्या होगी। धारिता मतलब कि इस पूरे भाग में पानी कितना आएगा, तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा 28 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, सॉरी पहले सबसे बड़ा फिर से छोटा फिर उससे छोटा फिर लास्टली फाइनल में सबसे छोटा। आरोही का मतलब छोटे से बड़े क्रम की ओर। तो यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा? तो आप यहां पर देखो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 30.5, मैं ऑप्शन लिख ले रहा हूं। पहला ऑप्शन है 30.5, दूसरा है 3.05, तीसरा है 3.055, फिर है 3.50, फिर है 3.005, फिर है 0.355। ये आपका सवाल है, ये ऑप्शन दे रखे हैं पहला। तो ये क्या अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम में मतलब होता है सबसे बड़ा हो। और सबसे बड़े पहचान करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दशमलव के इधर वाली संख्या, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 3.4, तो दशमलव के इधर वाली संख्या मतलब आपके उल्टे हाथ की तरफ जो संख्या होगी, अगर आप ऐसे खड़े हो तो उल्टे हाथ की तरफ संख्या होगी, पहले उसको चेक करेंगे बड़ा चेक करने के लिए। तो सबसे बड़ा 30, यहाँ पे देखो दशमलव की इधर कितनी है? 30 है, इधर 3 है, इधर 3 3 3 0, तो सबसे बड़ी तो यही हो गई। ठीक है, सबसे बड़ी ये हो गई। इसके अलावा देखो बाकी जो संख्या बची सभी में देखो यहाँ 3 है, 3 3 3, इसमें 0 है, तो ये तो छोटी होगी, सबसे छोटी तो यही होगी। सबसे छोटी यहाँ पर क्या होगी? ये होगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप देखो इनमें सभी में यहाँ पे 3 3 आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब जब आगे सभी में 3 3 मिल रहा है तो अब समस्या आती है कि अब कौन सी छोटी होगी। तो अब छोटी पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? दशमलव के अब इधर जाएंगे, सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। तो दशमलव के सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। अब हम इधर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर दशमलव के जस्ट बगल में जो पहला अंक आएगा सीधे हाथ की तरफ, वो देखेंगे बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है। देखो ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ सॉरी ये यहाँ पे 5 है और ये 0 है। अब मुझे बताओ इनमें कौन सा बड़ा होगा? तो इनमें आपका 5 बड़ा है, तो ये वाली संख्या जो आएगी दूसरे नंबर पे आएगी। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे संख्या ये दी हुई है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आप ये देख लो कि पहले जो होना चाहिए वो 30.5 होना चाहिए था, क्योंकि 30.5 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहां पर पहले भी दे रखा है 3.05, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 3.05 दे रखा है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगले ऑप्शन की तरफ आते हैं, सी पे। सी पे देखो 30.5, यहां पे ये तो सही है। अब और देखो बाकी जो संख्या है, देखो संख्या सभी में सेम है, इसी में देख के बता दे रहा हूं। देखो 30.5 दूसरे नंबर पे क्या आएगी? दूसरे नंबर पे आएगी आपकी 3.50। तो यहां पे देखो दूसरे नंबर पे 3.50 है,
इसके अलावा अब ये खत्म हो गई हमारी, ये खत्म हो गई। अब इनमें से पहचानना कौन सी आपकी बड़ी होगी। तो यहां पर देखो 3.05, अब यहाँ पे पहले स्थान तक को हमने चेक कर लिया, अब दूसरे स्थान पर आएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी, इन तीनों में ये वाली तो सबसे छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। अब इन दोनों में चेक करो कौन सी बड़ी है। तो इन दोनों में जब आप चेक करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे केवल 3.05 है, यहाँ पे 3.055 है, तो ये हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। इसके बाद 3.05, इसके बाद आप क्या जाएगी 3.005, फिर 0.355। अब आपका देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे 30.5 सी में भी है, डी में भी है, 3.5 सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, 3.055 ये आपका सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए होगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यह है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। कहने का मतलब क्या है कि 5.3 किलोग्राम इसने क्या किया, बादाम, 2100 ग्राम इसका क्या है, 2100 ग्राम है इसकी किशमिश, इसके अलावा 2.2 किलोग्राम क्या है इसके काजू। ठीक है, अब इन तीनों को इसने मिला दिया, मिलाने के बाद तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये 2100 ग्राम है, तो 2100 ग्राम को मैं कर ले रहा हूं 2.1 किलोग्राम, क्योंकि सभी किलोग्राम में दिए हुए हैं। 3 1 4 और 2 6, 5 2 7 और 2 9, तो कुल मिलाकर हमारे पास इसका जो मिश्रण का वेट आया वो 9.6 किलोग्राम आया। अब इस मिश्रण के इसने बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। 2 दर्जन मतलब 24 पैकेट इसने इसके बनाए, 24 पैकेट बनाए। तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा भाई, 24 पैकेट इसके बनाए हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके ऑप्शन देखो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन आपके ग्राम में आ रहे हैं, तो इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। जब ग्राम में चेंज करोगे तो इसका आ जाएगा 9600 ग्राम, क्योंकि 1000 से गुणा कर लोगे। अब एक पैकेट का जब बाहर निकालोगे, एक पैकेट का जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 9600 को 24 से भाग कर दोगे, 24 चौक होते हैं 96, तो यहाँ से आपका 400 ग्राम भार होगा आपके एक पैकेट का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। तो प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है और रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि आशा एक सप्ते में किन किन दिनों को वो बचा रही है पैसे। तो प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार, फिर है बुधवार, फिर है शुक्रवार, फिर है आपका रविवार। सोमवार को कितने रुपए बचा रही है, सोमवार को कितने रुपए बचा रही है, तो सोमवार को 50 रुपए बचाती है, बुधवार को 100 रुपए बचाती है, शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है और रविवार को 60 रुपए खर्च कर देती है। तो ये आपके सब किस में थे, प्लस में थे, ये आपका आएगा माइनस में, 60 रुपए खर्च कर देती है। तो ये आपका खर्च है, खर्च है, इसीलिए हमने इसको माइनस में लिया है। या आप माइनस में ना समझ पा रहे हो तो आप यहाँ पे 60 रुपए लिख दो और यहाँ लिख दो खर्च, 60 रुपए खर्च कर रही है।
तो एक हफ्ते में वो कितने सेविंग कर पा रही है, सेविंग कितनी कर पा रही है। तो यहाँ पे देखो सेविंग तो ये कर रही है, कितनी सेविंग हो रही है 100, 50 कितने हो गए 150, 150 और 80 कितने हो गए 230। 230 तो यहाँ इसने बचाए इन 3 दिनों में, बाकी 60 रुपए खर्च भी तो कर रही है रविवार को। तो कुल यहाँ पे बचत कितनी होगी, कुल यहाँ पर बचत निकाल लो। 230 में से आप 60 घटा दो, 230 में से 60 घटा दो, कितनी बचत आ जाएगी आपकी 170 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 170 रुपए वो बचा रही है एक सप्ते में। 5,950 रुपए बचाने हैं, 5,950 रुपए इसको बचाने हैं। एक सप्ते में वो 170 रुपए बचा रही है। मान लो आपको 100 रुपए बचाने हो, आप 100 रुपए में मान लीजिए एक किताब खरीदना चाहते हैं और आप प्रत्येक सप्ते 20 रुपए बचा रहे हैं, तो 100 रुपए करने के लिए आपको कितने सप्ताह लगेंगे। तो आप कहोगे कि सर 5 सप्ताह लगेंगे। एक सप्ते में आप 20 रुपए बचा रहे हो, 100 रुपए आपको बचाने हैं, तो 5 सप्ताह लगेंगे। सर कैसे आया, 100 रुपए जितने बचाने थे और जितने मैं एक सप्ते में बचा रहा हूं, तो 100 को 20 से भाग दे दो, 20 पंजे 100, मतलब 5 सप्ते लगेंगे। ऐसे यहां पर इतने रुपए बचाने हैं और एक सप्ते में 170 रुपए बचा रहा हूं, तो कितने सप्ते लगेंगे वो आप भाग दे करके निकाल लोगे। यहां से काट दो, 0 0 कट जाएगा। 17 से काटोगे, 17 3 51, कितना बचेगा 8 बचेगा, 17 पंजे 85, मतलब 35 सप्ताह आपको लग जाएंगे। 35 सप्ताह। समझ में आ गया मेरी बात। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर। ठीक, अगला जो सवाल है वो ये है, मैं कौन सी संख्या हूं। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे 9 कुल 9 गुणनखंड हैं, तो वो संख्या बताइए। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि 3 4 6 का सार्वगुणज क्या होगा। सार्वगुणज मैंने क्या बताया है, 3 4 6 का सबसे पहले आप निकालो सार्वगुणज। तो सार्वगुणज का मतलब मैंने बताया है लासा होता है, और सार्वगुणनखंड का मतलब मासा होता है। ये मेरे मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के उसमें वीडियोस देखिए। मैंने हर एक टॉपिक वाइज वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर के, मेरी मैथ्स की प्लेलिस्ट है सीटेट मैथ्स के नाम से। चैनल पे जब जाएंगे आप तो सीटेट मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें जाकर के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देखो कि 3 4 6 का सार्वगुणज का मतलब होगा लासा और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मासा। तो लासा निकाल लो। 3 4 6 का जब लासा निकालोगे तो बेटा यहां पे जब लासा निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 2 से फिर कट जाएगा ये, फिर यहां पर ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया, 12 लासा आ गया। अब ऑप्शन तो यहां पर 12 नहीं दे रखा है आपको, ठीक है, 12 आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है। अब ये कह रहा है, अब देखो सभी, अब इसमें देखो 12 का जो गुणनखंड होगा, ऑप्शन जितने आपको 4 दे रखे हैं, देखो 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, 36 और 48, 56, 24, ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा है। अब 12 से कटने वाली यहां पे संख्या कौन कौन सी हैं, मतलब यह है कि 3 4 6 का सार्वगुणज 12 तो होगा ही, और 12 का जो गुणनखंड है वो भी होगा। कहने का मतलब यह है कि 24 क्या इनका लासा हो नहीं सकता है। 24 मतलब सार्वगुणज का मतलब क्या है, सार्वगुणज का मतलब यह है कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो संख्या 3 4 6 से विभाजित होगी। 12 से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ पे 36 है, 48 है और 24 है। तो सी ऑप्शन को तो आप हटा दो, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़िए,
मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। देखो मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, तो 2 अंकों की सम संख्या तो भाई सभी हैं, तो वो तो छोड़ दीजिए। अब मेन चीज बचती है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। 9 गुणनखंड किसके हैं? गुणनखंडों की संख्या निकालने का वीडियो जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में, सीटेट मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 36 के गुणनखंड में निकालना आपको सिखा रहा हूं। 36 के सबसे पहले फैक्टर कर लोगे, 2 से काटोगे 18 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा, 3 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 से काटोगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि जो पावर होगी, जो भी पावर होगी, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर में आप 1 जोड़ दोगे, तो 2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 3 से 3 मिलेगा, गुणा 3 की पावर 2 है, इस पावर में भी आप 1 जोड़ोगे तो आपको 3 मिलेगा, तो कुल आपके गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 9। तो 36 के गुणनखंड 9 आ गए, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, और बाकी किसी के ऑप्शन 9 नहीं आएंगे। आप चेक कर लो, मैं आपको चेक करा दे रहा हूं। देखो 48 निकाल लो फैक्टर इसकी, 24, 12, 6, 3, 1, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। पावर में 1 जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा 5, यहाँ जोड़ोगे 1 तो मिलेगा यहाँ पे 2, तो कितने आ गए इसके फैक्टर? 10। तो ये तो हो नहीं सकता। आप इसके खुद निकालना, खुद निकाल के देखना अगर इसके कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 9 नहीं आएंगे तो ये होगा ही नहीं, इसके 9 आएंगे ही नहीं। 9 इसके आ चुके हैं ऑलरेडी 36 के, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है कि 11, 0, 11 ट्वाइस इस रिक्त स्थान पे क्या आएगा? जिसका बेस 2 हो उसको हम कहते हैं बाइनरी, जिसका बेस 10 होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करना है। ये प्रश्न सीटेट ने इस बार नया इंक्लूड कर दिया, इससे पहले इस टाइप का कभी नहीं आया है प्रश्न सीटेट प्राइमरी में। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, देखो आपको रामायण तो पढ़नी नहीं है और ना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से, क्या इतना बड़ा तरीका आपको बताऊं तो नहीं। बाइनरी क्या होती है, डेसिमल क्या होता है, ये आपको नहीं समझना है। इतना समझ लीजिए कि बाइनरी जो होता है, अगर आपको 0 1 में कोई मिले, 0 1 हो, केवल डिजिट केवल 0 1 हो, तो आपकी वो बाइनरी होती है। और आपको अगर 1 2 3 4 1 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या मिल जाए, वो आपकी डेसिमल होती है। जैसे आपकी 92 डेसिमल है, मतलब संख्या कोई भी मिल जाए वो आपकी डेसिमल में होगी। लेकिन आपको कोई अगर 0 1 में मिल रहा है, 0 1 में मिल रहा है, तो वो आपका क्या होगा? बाइनरी में होगा। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कन्वर्जन से। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप जो भी नंबर है उनको क्या करोगे, इस तरीके से लिख लोगे, थोड़ा सा दूर दूर। ये नंबर हमने थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया, एक ये वाला, ये 0 ये 1 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर। इससे कोई मतलब नहीं है, इस जो ये बेस है हमारे से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 घटाओ, 1 कम करेंगे तो कितनी आएगी? 4। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 4 करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 2 करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 की पावर 1 करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 0 करेंगे। क्या समझे? समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले नंबर्स को लिख लिया था। अब नंबर्स को लिखने के बाद हमने 2 की पावर 4 से स्टार्ट किया। अब सर 2 की पावर 4 से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर थे, तो 5 नंबर थे तो 5 में से 1 कम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब 4 की पावर से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 4 गुणा में, यहाँ गुणा करेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करते हैं? गुणा करते हैं, बीच में प्लस रहता है। फिर देखो यहाँ पे 1 था, गुणा 4 में से 1 कम किया, 3 पावर आ गई, बीच में प्लस रखेंगे, फिर गुणा 3 में से 1 कम पावर, 2 की पावर 2, 2 की कम पावर 1 और 1 से कम पावर 0, बस यहाँ तक ले जाएंगे। बाकी एक चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पर प्लस रहेगा। देखो ये चीज है ना, ये मैंने यहाँ पे अलग अलग जो लिखा था, एक चीज इसकी ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस रहेगा बीच में। प्लस कैसे? देखो यहाँ पे तो गुणा कर लोगे आप, गुणा कर ली फिर आप प्लस लगा दिया, फिर गुणा कर ली फिर प्लस लगा दिया, गुणा कर ली, कितनी गुणा होगी? 2 की पावर 3 यहाँ पे कर ली, 2 की पावर 2 यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पे गुणा करी,
2 की पावर 2 की 0 आ जाएगा, नहीं 2 की पावर 1 आएगा, फिर यहाँ पर 2 की पावर 0 आएगा, जो कि हम कर चुके हैं, ऊपर लिख चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कर ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 8, ये 0 से गुणा हो रही है तो 0 हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 का मतलब 1, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 2, 2 8 10, और 10 यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 और 3 27, 27 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 27 आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी आप बात यहाँ ध्यान रखना, 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम और कर लेते हैं अभी इसी तरीके का, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमें इसका करना है 1 1 1 0 1, इसको बताना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, 1 गुणा कितने 5 अंक हैं, यहाँ पर 5 की जगह हम ले लेते हैं 6 अंक, ठीक है, 6 हैं तो हम 2 की पावर 5 से स्टार्ट करेंगे, प्लस ये 1 हो गया, ये वाला 1 इस पे आ जाओ, 1 गुणा 2 की पावर 5 लिख ली, 2 की पावर 4 लिखेंगे, प्लस फिर इसे 1 पे आ जाओ, 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 3, प्लस इसे 1 पे आ जाओ, 1 गुणा 2 की पावर 2, इस 0 पे आ जाओ, 2 की पावर 1, 1 पे आ जाओ, 2 की पावर 0, 1 2 की पावर हमेशा 1 कम करते हुए चले जाएंगे, बाकी प्लस यहाँ बीच में प्लस आता है, बीच में क्या आता है, प्लस आता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज है। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 32, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 1 5 5 8 आपका 13, 13 और 16 आपके हो जाएंगे 29, 29 प्लस 32 कितने होते हैं आप बता दो, आपके 61 होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 61 आंसर आ जाएगा। तो 61 का जो बेस आएगा वो आपका 10 आएगा। इस तरीके से सवाल को हल करना है। आगे बढ़ जाते हैं, समझ गए होंगे आप। आपको मैं एक सवाल यहाँ पे दिए देता हूं कि आपको ये बताना है कि इसका बताओगे आप, इसका बताओगे क्या आंसर आएगा, नीचे कमेंट करके, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताओगे आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकाल लो। 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भुजा को दुगना कर दो, दुगना कर दो। अब भुजा कितनी हो गई, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो जाएगा बता दो भाई आप। 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी हो गई, अब 20 हो गई, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे परिमाप आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि पहले परिमाप था आपका 40 और अब परिमाप हो गया है आपका 80, तो कितना गुना हो गया, यही पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा। तो साफ दिख रहा है 40 से 80 हो रहा है, मतलब 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। गुना निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाला जो परिमाप आएगा उससे उसको हम पहले वाले परिमाप से भाग दे देंगे। 40 दूनी 80, तो यहां से भी निकाल सकते हो आप 2 गुना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा दोनों की रेखाएं, क्षैतिज रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखा सबसे पहले क्या होती है आप ये समझ लो। सममिति रेखा क्या होती है, सममिति रेखा ये होती है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ये बना हुआ है आयत, इसको आप बीच में से 2 भागों में से काट दो, एक ऐसी रेखा जो इसको 2 बराबर भागों में काटे। अब इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये दोनों भाग जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, तो वो रेखा क्या होती है, हमारी सममिति रेखा होती है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसको मैं यहां से काट रहा हूं, तो देखो ये वाला भाग जो है और ये वाला भाग बराबर है, तो ये हमारी एक सममिति रेखा हो गई। अगर सीधी सममिति रेखा है तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा,
अगर जैसे मान लो कि ये चीज है, इसको मैं ऐसे बांटूं तो ये लेटी हुई रेखा है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज सममित रेखा। सममित रेखा मतलब जो दोनों जो भाग आए वो समान आए, दिखने में समान हो। ये वाला भाग और ये वाला भाग देखो दिखने में समान है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में 4 ऑप्शन दे रहा है और 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं। तो वाई में देखो, वाई एक हमारा है वाई। वाई में आपकी, अगर आप वाई को क्षैतिज रूप से काटो तो क्षैतिज रूप से जब काटोगे तो ऊपर का भाग ऐसा मिलेगा और नीचे का भाग ऐसा मिलेगा। तो बराबर दिख रहे हैं भाग? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा। बी पे आओ। बी कह रहा है ए को क्षैतिज रूप से काटो, ए को क्षैतिज रूप से काटो, काटो चलो। तो ऊपर आपका ऐसा मिलेगा और नीचे आपको ऐसा मिल रहा है, तो ये बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक्स को ऐसे काटो तो ऊपर ऐसे दिखेगा, नीचे भी ऐसे दिखेगा, तो मतलब ये क्षैतिज सममित रेखा यहाँ पे दिख रही है। अभी और चेक करना है हमें, ऊर्ध्वाधर चेक करना है, ऊर्ध्वाधर और चेक करना है, क्योंकि दोनों पूछ रहा है। ऊर्ध्वाधर तरीके से काट दो, तो आपको एक भाग ऐसा मिलेगा, एक भाग ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो एक भाग ऐसा मिल रहा है, एक भाग आपको ऐसा मिल रहा है। दोनों भाग कैसे हैं? बराबर। यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा हो आपको, तो मैं यहाँ बना दे रहा हूं। दोनों भाग आपको एक तरीके से, एक ही तरीके के दिख रहे हैं। तो यही एक एक्स एक ऐसा आपका अक्षर है जिसमें आपकी क्षैतिज सममित रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा भी है। तो ये था आज का पेपर, जुलाई 2019 का पेपर था ये, और इसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दिए हैं। बाकी पेडागोजी जो बची है, पेडागोजी के लिए मैं अलग से वीडियोस लेके आऊंगा सीटेट के। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सारे पेपर मैं आपके एक एक करके सॉल्व कराने वाला हूँ, जो भी 2019 से लेकर के 2011 तक जितने भी पेपर हैं सब सॉल्व करा दूंगा और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो बाकी अगर आपको कंसेप्ट वाइज, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट मैथ्स के नाम से, उसमें जाइए, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, आपके टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, मैंने क्या क्या कवर करा दिया आपकी, मैंने जो एनवायरमेंट है पूरी कवर करा दी है। आप जाकर के जो एनसीईआरटी मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सीटेट एनवायरमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाओगे तो मैंने सारी एनसीईआरटीज क्लास 3rd, 4th और 5th की सारी एनसीईआरटीज कवर करा दी हैं। आप जाकर के उनको देखिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आप हमेशा जो है नोट्स आप खुद हाथ से बनाओ। एनवायरमेंट की मैंने आपकी जो पीडीएफ है कक्षा 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की, वो मैंने डिस्कस की है। उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट कर दिए हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप जाकर के खुद से नोट्स बनाइए और खुद से नोट्स बनाए गए नोट्स आपकी बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप जब एग्जाम से 2 दिन पहले भी नोट उठा लोगे ना, तो खुद का लिखा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।